नमस्कार भाइयों, सारे भाई ना जय श्री राम। भाइयों, जैसा कि आपको पता है, सम्राट मीर भोज प्रत्याहार का जो मुद्दा है देश में काफी गर्म है। गुज्जर समाज के लड़के, क्षत्रिय समाज के लड़के आपस में फेसबुक पर गाली भी दे रहे हैं, सड़कों पर लड़ाई भी कर रहे हैं। तो मैं इन सबको भाई एक ही बात कहना चाहता हूं कि फेसबुक पर गाली देने तय इतिहास को नहीं बनता। आज लोकतंत्र है, फेसबुक पर गाली दे लो या सड़कों पर लठ बजा लो तब भी इतिहास नहीं बनेगा। आज है लोकतंत्र, ज्यादा उछलोगे केस कोर्ट में जा चुका है, वहां तक भी अगर किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगा, निर्णय वहां आ जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक ये जो खाई आपस में पैदा करने लग रहे हो तुम लोग, इस खाई की भरपाई तुम कर दोगे क्या? कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इस बात को समझो, किसी को फेसबुक पे बात रखनी है तो इतिहास की और तथ्यों की बात रखो, प्रूफ दिखाओ। और जो ये क्षत्रिय भाई है ना, खास करूं तो कह रहा मैं, अपने संस्कार ना भूलो। बेशक तो कुछ भी हो रहा, जो सच है सच रहेगा, कोई नहीं बदल सकता उसने। किसी के कहने से थोड़ा बदला जाकर, अपने संस्कारों को समझो। तो अपने क्षत्रिय भाइयों तक मैं रिक्वेस्ट कर रहा, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि जो इनका एक पेज है जिसने सारा गंद मचा रखा, उस पेज पर सारा दिन क्षत्रियों के खिलाफ फालतू की बकवास लिखी जावे। आज इनके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा भाई। इन तन्नू भी बता दूंगा गुज्जर नरेश क्यों कहा गया उसको, गुजरातरा क्या है, क्या सौदा, सारे इनके प्रश्नों के आज उत्तर मैं दूंगा भाई। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर दियो, यह सच्चाई सब तक जानी चाहिए। और बाद में इनका 3 सवाल पूछूंगा। एक सवाल तो ऐसा पूछूंगा, ये धरती के नीचे घुस का शास्त्र काट कभी लिया आवेंगे नहीं, कोई एक आधा शास्त्र दब रहा हो तो तब भी जवाब दे दियो। ये मैं जो है नक्षत्रिय है, ठीक है भाई। तो गाली गलोच वाली बात ना छोड़ो, इतिहास और तथ्य की बात रखो। और वीडियो ना भाई ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो। पहला सवाल सुन लो इनका, नीचे तो लेऊंगा और ऊपर तक गुजरात रवा बाद में लेकर जाऊंगा, सीधी गुजरात रहा स्टार्ट करता। इनका पहला सवाल कि क्षत्रिय तो भाई सभी होते थे, जो लड़ते थे वो क्षत्रिय होते थे, सभी क्षत्रिय बना दिए इन्होंने। तो नु बताओ रहा भाई, पेज आड़ो गुज्जर पेज जो भी बना रखा तुमने, महापुरुषों, अगर सभी लड़ने वाले क्षत्रिय वर्ण में चले जाते, ऐसे अगर वर्ण चेंज होता, तो नु बताओ बाजीराव पेशवा बिल्कुल नया उदाहरण है। बाजीराव पेशवा, बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, कौन था वो? ब्राह्मण था, सारी जिंदगी क्षत्रियों की तरह लड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा क्षत्रियों के साथ ही। क्या कभी क्षत्रिय बन पाया? ब्राह्मण का ब्राह्मण रहा, आज भी उसके वंशज ब्राह्मण है। और पीछा चलो महाभारत काल में द्रोणाचार्य क्षत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, लड़ा कि नहीं लड़ा? कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े, ब्राह्मण का ब्राह्मण रहा, क्षत्रिय नहीं बन सका। और पीछा चलो राम के टाइम में विश्वामित्र जो राम के गुरु थे, क्षत्रिय कुल में पैदा और पूरी जिंदगी क्षत्रिय बनकर रहे, लेकिन कर्म क्या थे ब्राह्मणों वाले सारे, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बने? जब इतने बड़े महापुरुषों का वर्ण नहीं चेंज होया, तो एक आम आदमी का तुम कैसे चेंज कर रहे हो भाई? कि फलाने वर्ण का आदमी अगर क्षत्रिय सेना में आकर लड़ रहा है, उसको तुम क्षत्रिय वर्ण में गिनती कर रहे हो, उसको तुम आगे जाकर उसकी क्षत्रिय जाति बता रहे। अरे जब उनका नहीं बदले, उनका कैसे बदल जाएगा बताओ? और अगर ऐसी बात है, एक और बात बताऊं, संत रविदास, संत वाल्मीकि, इनको क्यों नहीं ब्राह्मण वाले वर्ण में मिला लिया गया? अगर ऐसे ही कर्मों के आधार पर बदलती रहती, एक बात है कि कर्म के आधार पर वर्ण बने थे, एक बार जो वर्ण बना दिए फिर उसी वर्ण व्यवस्था में थे वो लोग, उस वर्ण व्यवस्था में था। अगर जाति व्यवस्था आई यार, किन किन वर्णों में आई है वो बता दूंगा तुमने। ऐसा क्यों होया कि क्षत्रियो में तो सारी जाति निकाल दी तुमने, सारे क्षत्रिय ही हो गए, ब्राह्मण में क्यों नहीं जातियां निकली फिर भाई? बताओ भाई, सारी क्षत्रियो में तो काट दी, ब्राह्मण में क्यों निकली? तो ये झूठ ना प्रचारित करो, या तो जवाब दो मेरे को इन बातों का। अगर कर्म से ऐसे बदलते रहते ना, तो फिर वो द्रोणाचार्य भी क्षत्रिय कहलाता, और वो विश्वामित्र ब्राह्मण कहलाता, और बाजीराव पेशवा फिर क्षत्रिय कहलाता। हम जो है ना आज के टाइम में, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण के यार, क्षत्रिय ही आज मारी जाती है। क्षत्रिय वर्ण मानते कोई जातिया को नहीं पटी, सच्चाई तो यह है, यह जाति है हमारी। ये जो राजपूत राजपूत तुमने गमा रखा नहीं, इसकी सच्चाई सुन लो।
यू राजपूत कैसे बनया, यू कैसे आया यू सारा सिस्टम। वेदों में भी राजपुत्र राजपुत्र शब्द तो है कि नहीं, लेकिन यू राजपुत्र शब्द किसने अपने साथ जोड़ा और फिर कैसे आगे बढ़ा मैं बताता हूं आपको। हर्षवर्धन के टाइम की बात है, जब हर्षवर्धन के पिताजी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी, तो जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, जिस पर राज आना था, वो बड़ा दुखी होया। वो ये बोलिया कि हर्षवर्धन छोटे भाई तू राज न संभाल और मैं चला जंगलों में, मैं ले संन्यास। हर्षवर्धन ने उनको रोका, भाई ऐसा ना करो, आपका राजा आप ही राजा हो, मैं तो खाली राजपुत्र हूं, ठीक है, आपको तो राजा बनना है। तो जब तक ये विवाद चल ही रहा था उनका 2-4 दिन, तो क्या हुआ, कन्नौज के अंदर अजय वर्मन की हत्या होगी। राज्यवर्धन सेना लेके निकल जाते हैं, रास्ते में गौड़ क्षत्रिय उनका वध कर देते हैं। उसके बाद हर्षवर्धन पे आ जाता है सारा भार राज का। वो कसम भी खाते हैं कि मैं गौड़ क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, इतिहास में लिखा है सब कुछ। तो हर्षवर्धन क्या करते हैं, अपने नाम के साथ राजा ना लगा के राजपुत्र लगाते हैं। उन्होंने प्रेम दिखाया अपने भाई के प्रति कि भाई जो मेरी बातचीत हुई थी मेरे भाई तय, उसके बाद उनकी हत्या होगी, तो मैं आज भी राजा नहीं, मैं राजपुत्र हूं। राजपुत्र अपने नाम के आगे लगा के उन्होंने राज किया। तो धीरे धीरे और क्षत्रिय राजा भी अपने आप को राजपुत्र राजपुत्र राजपुत्र, आम जो क्षत्रिय थे जो राजा भी नहीं थे वे भी अपने आप को राजपुत्र कहने लगे। धीरे धीरे यू राजपुत्र राजपुत्र संस्कृत का शब्द था, मुगल काल में आके इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा, राजपूत कहने लग गए। जैसे मात्र से माता, पितर से पिता, भ्रातर से भाई, ऐसे राजपुत्र से राजपूत हो गया। अब सच्चाई मैं अपने क्षत्रिय भाइयों तो बताऊं कि हम सब क्षत्रिय है भाई। राजपुत्र या राजपूत लिखने का अधिकार उसी को जो डायरेक्ट उसी क्लेन से है, उसी वंश से है जिसमें वो राजा है, या उसी राजा के डायरेक्ट औलाद है। जैसे राजा का बड़ा पुत्र राजा बना, फिर आगे उस पुत्र का बड़ा राजा, उस पुत्र का बड़ा बेटा राजा बना, तो वो है राजपुत्र। हम सब तो क्षत्रिय है भाई, हम सब क्षत्रिय है, यही हमारी जाति है। ठीक, इस बात को समझो। हमारे में कैसा क्या होता था, राजा का जो बड़ा पुत्र था वो ही राजा बनता था। राजा के बड़े पुत्र से अलग जो 2-4 और पुत्र थे वो गए भांग के बाड़े, समझ गए, वे राजा नहीं बने थे। आगे उनके बच्चे पैदा हुए थे वे भी राजा नहीं बन पावे थे, क्योंकि बड़े भाई का जो आगे बच्चे हुए उसमें तो बड़ा राजा बनेगा। तो वो सारे जो बचे थे उनका आगे इतने जाकत हुए, इतनी सारी जनसंख्या बढ़ी, वे के कहलावेंगे भाई, वे राजपुत्र कहलावेंगे, वे कहलावेंगे क्षत्रिय, क्योंकि जुड़े तो हम उसी चीज से है। तो ये बात को समझो। अब ये शब्द ना जो हम लगाते हैं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षत्रियों का प्रयोग करना शुरू कर दो, क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दो। जब से हमने ये शब्द छोड़ा तब से लोगों ने आवाज उठा दी, सभी क्षत्रिय किस तरह भाई, फिर सिद्ध करके दिखाओ। ठीक बात है ना। तो यू शब्द यहाँ आता है भाई, ऐसी ऐसी बात है जो बता दिया आपने। इनके एक सवाल का हो गया जवाब, जो एक भाई क्षत्रिय सारे थे। अब दूसरा सवाल है इनका कि राजपूत तो 12वीं सदी में आए, राजपूत तो थे ही नहीं इस धरती पे। और एक वीडियो देखी मैंने इस अखिल भारतीय गुज्जर महासभा पेज, जहां तक सारा मुद्दा उठाया जा रहा है गुज्जर सम्राट मिहिरभोज प्रतिहार का। तो उसमें यह भी कह रहे कि 7वीं सदी में नागभट्ट प्रथम के साथ बप्पा रावल ने मिलकर अरबों के साथ मुकाबला किया, उनके साथ युद्ध लड़ा। तो वहां तो ये कह रहे 7वीं सदी में बप्पा रावल एक राजपूत था, उसके उन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे कि 12वीं सदी से पहले तो राजपूत था ही नहीं, तो राजपूत शब्द था ही नहीं, राजपूत लोग थे ही नहीं। तब इनसे ये पूछा गया कि भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि 12वीं सदी में आप इतने बड़े सम्राट थे, इतना बड़ा साम्राज्य था, जो ये कहते हैं मिहिरभोज प्रतिहार का साम्राज्य तो था बड़ा, लेकिन ये जो ये कहते हैं ना हमारी जाति का था साम्राज्य इतना बड़ा, तो भाई क्यों होया तारे साथ ऐसा 12वीं सदी में कि तुम जंगलों में चले गए। इनका जवाब सुनो। ये कहते हैं कि भी उस टाइम मुगलों का इतना ज्यादा आक्रमण हो रहा था कि वो संभलिया नहीं और हमने जंगलों में जाना पड़ गया। नू बताओ रहा तुम इतने प्रतापी लोग, तुम तो चले गए जंगलों में। हम 12वीं सदी में आसमान में तो कूदे राजपूत, और एकदम उरा मुगलों तो लड़े भी, इतने बड़े बड़े महल किले गढ़ सब खड़े कर दिए। ऐसा कि भाई हम आसमान में तो जिप टपके एकदम सुदर्शन चक्र लेकर आए थे कि भगवान विष्णु का,
कि आंदो खड़खड़ धड़ाधड़ फड़ाफड़ करके अपना इतने बड़े बड़े किले और गढ़ खड़े कर दिए। ये कैसे कैसे सवाल है तारे, बताओ ना भाई। तारा इतना बड़ा साम्राज्य, इतने प्रतापी लोग तुम न उस आक्रमण को तुम झेल नहीं पाए, और हम आसमान मत कूद के उस आक्रमण को झेल गए। कोई तरीका बना इन बातों का। फिर कहते हम तो जंगलों में तो छापा मार युद्ध कर रहे थे। अच्छा जी, तो इस भारत में सबसे पहला छापा मार युद्ध किसने किया, बता दो। बता ही नहीं सकते तुम। इस देश में सबसे पहले छापा मार जो लड़ाइयां थी वो महाराणा प्रताप ने शुरू की थी। अब बताऊंगा कैसे। उससे पहले पिछले 1192 तक पीछे पीछे चलो आप, जब तक जाति व्यवस्था में लोग नहीं बटे थे। अपना एक भी राजा कहीं युद्ध नहीं आ रहा विदेशी ताकतों तक, चाहे सिकंदर आया चाहे कोई मोहम्मद बिन कासिम आया, आ रहा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी सेना हुई थी। जब सेना जातिवाद की वजह से घटती चली गई कि जो आदमी 1192 के बाद क्या हुआ, जातिवाद में बटने लग गए लोग। जो आदमी चमड़े का काम कर रहा था तो चरमकार बन के ही रह गया, जो गढ़े का काम कर रहा था बर्तनों को कुम्हार बनकर रह गया, जो सोने का काम कर रहा था सुनार बनकर रह गया, जो लोहे का काम कर रहा था हथियार बनाने को लोहारे बनकर रह गया। सेनाओं में कम भर्ती होने लग गए, मतलब लड़ना कम कर दिया ना, क्योंकि आक्रमण शुरू हो गए थे 12वीं सदी में। तो फिर 1192 के बाद लोग मर रहे थे रोज, कोई अनाथ हो रहा, कोई विधवा हो रहा, कोई कुछ हो रहा, मतलब इतना वो था। लेकिन जो क्षत्रिय थे, जो वही राजा वाले चाचा ताऊ वाले, उनकी बात बता रहा मैं, वो सेना में तब भी थे, उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। तो कहाँ था मैं, तो फिर क्या हुआ, 1576 में लड़ाई हुई हल्दी घाटी की। उसके बाद 1582 तक कितनी बार छापा मार लड़ाई करी महाराणा प्रताप ने, कितनी चौकियां ध्वस्त की, कितने ठिकाने उन पता छीनने मुगलों पता। ठिकाने समझते होगे ना, रियासत में समझ जाना ठिकानों को। फिर 1582 में जाकर दिवेर की बहुत बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है। उसके बाद यह छापा मार जो नीति थी किसने अपनाई, 1630 के बाद शिवाजी ने अपनाई, और सबसे ज्यादा सफल हुए। क्यों है सफल, क्योंकि कूटनीति का प्रयोग करते थे साथ में। महाराणा प्रताप कूटनीति का प्रयोग नहीं करते थे, सीधे बल का ही प्रयोग करे थे। तो यूं तो है छापा मार का सिस्टम। और बाकी तो अर्थ बता ही दिया कि भाई ऐसा के सुदर्शन चक्र लेकर आए थे 12वीं सदी में, आया कि किलेगढ़ इतने बड़े बड़े खड़े कर दिए। 7वीं शताब्दी का है चित्तौड़गढ़ का किला जब बनने गया था। तुम बात करो यार 12वीं शताब्दी की। तो एक सवाल इनका ये है भाई, जो सम्राट मीर भोज प्रतिहार है, उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, एक उपाधि जुड़ी हुई है, गुज्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहार। ये उसको कहते हैं, ये है भाई जाति, हम कहते हैं उपाधि। उपाधि कैसे है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी मोटी सी भाषा में, देसी भाषा में समझो। भाई जो जाति होती है ना इंसान की, वो हमेशा नाम के पीछे लगती है। जाति और गोत्र नाम के पीछे मिलेगा, उपाधि और वंश नाम के आगे मिलेगा। सूर्यवंशी राम वंश है ना, चंद्रवंशी अभिमन्यु, सूर्यवंशी लक्ष्मण, ये वंश हो गया, नाम के आगे आ गया। अब उपाधि कैसे नाम के आगे लगती है। कुंवर प्रताप को महाराणा की उपाधि मिली, तब जाके वो महाराणा प्रताप कहलाए। और जाति और गोत्र कैसे पीछे लगता है, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, प्रतिहार हो गया गोत्र, चला गया पीछे, ठीक है ना, उपाधि चली गई आगे। तो यह तो है एक देसी भाषा। अब थोड़े शिलालेख पिलालेख को तो समझाऊंगा थोड़ा। हम इनको ये कहते हैं कि भी इनको ये जो उपाधि मिली गुजरातरा की वजह से मिली, क्योंकि इन्होंने जब गुजरातरा से अपना राज बढ़ाना शुरू किया तो पूरे उत्तर भारत पे लगभग इन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया। तब जाके पाल वंशियों ने, राष्ट्रकूट वंशियों ने इनको गुज्जर नरेश कहना शुरू कर दिया। तो ये कहते नहीं ऐसा नहीं है, जो गुजरातरा है ना वो गुजरों द्वारा रक्षित किया गया, तभी उस क्षेत्र का नाम गुजरातरा पड़ा। अच्छा जी, तो अब इनसे एक सवाल है मेरा, अगर गुज्जर प्रतिहारों द्वारा वो रक्षित किया गया तभी उसका नाम गुजरातरा पड़ा, तो जब तक गुज्जर प्रतिहार लोग प्रकाश में भी नहीं आए थे, इनका पता भी नहीं था,
इस शाखा का, क्षत्रियों की इस शाखा का किसी को पता भी नहीं था, तब भी वहां पे गुजरात राणा था। तो फिर बताओ तब किसने रक्षित कर रखा था वो? तब कहां से आया गुजरात रा? अब उसके प्रूफ देता हूं कि पहले गुजरात रा था या नहीं था। राजा हर्षवर्धन के टाइम का एक दान पत्र है, आजमगढ़ के मधुबन नगर से प्राप्त हुआ। 631 ईस्वी का है, समझना। 631 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम भी पैदा नहीं हुआ था, जहां तक प्रतिहार शाखा चल रही सारी। तो उस दान पत्र की 18वीं पंक्ति में एक शब्द आ रहा है गुजरेण। ठीक, अब आजो आगे। चालुक्य वंश सम्राट पुलकेशी द्वितीय के समय का शिलालेख मिला जो 634 ईस्वी का है। उसमें क्या लिख रहा है इसको ध्यान से समझो। प्रतापोनता यश मल्लव लाट गुर्जरा दंडोपनत सामत चार्या चार्या हवा भवन। इसका अर्थ क्या है? पुलकेशी के लिए इस शिलालेख में लिखा जा रहा है कि वे पुलकेशी के प्रताप से अवनत होकर मालवा के लाट के और गुज्जर देश के नरेश दंड से अवनत हुए और सामंत के आचरण में विहित किए गए। कि वे जो मालवा देश का राजा था, लाट देश का राजा था और गुजरातरा का जो राजा था, उनको दंडित किया गया और उनको अपना सामंत बनाया गया। अब आजो तीसरा, बाणभट्ट। हमने बड़ा पढ़ा पहले, बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र लिखा, हम सोचते थे कौन है बाणभट्ट, अब काम है रही। तो बाणभट्ट ने हरिश्चरित्र में हर्षवर्धन के पिता और पीछा चले जाओ 631 तक पीछे चले जाओ। प्रभाकर वर्धन के लिए क्या कहा कि वह हुण रूपी हरिणों के लिए सिंह, सिंधु देश राजा के लिए जबर, गुज्जर राजा के लिए उनिद्र रोग और गंधार राजा के लिए कूटपाकल के तुल्य है। तो अब ये बताओ, ये जो गंधार राजा का या गुज्जर राजा का, तो ये गंधार कोई जाति है भाई? क्षेत्रीय तो है। अगर मैं पिछले उस दान शिलालेख की बात करूं, उसमें क्या लिख रहा है? मल्लव लाट गुर्जरा, मल्लव नरेश, मल्लव देश, लाट देश और गुज्जर देश। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि लास्ट वाला वर्ड भाई जाति से बिलोंग करेगा? अगर मैं लिखूंगा हरियाणा, महाराष्ट्र, या फिर लिख दूं जाट, या फिर लिख दूं अहीर, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा उनका। एक जाति होगी, दो प्रदेश हो गए, दो प्रदेशों के साथ जाति का नाम कैसे लिख दिया गया पीछे? या अगर दो जातियों के नाम लिख के अहीर, यादव और लिख दूं केरल, तो तीनों सेम हो जाएंगे वो। तो कॉम्बिनेशन हो, इस चीज को समझ लो। तो ये बता दिया बाणभट्ट वाला आपको। अब आज एक चीनी यात्री था हेनसेंग, 629 ईस्वी में आया था भारत में, 15 साल यहाँ घूमे। उसने इस भारत में 72 देशों का वर्णन किया। उस टाइम प्रदेशों को देश ही बोलते थे, छोटे छोटे देश बना के बैठे थे राजा। 72 देशों का वर्णन किया। सबसे पहले महाराष्ट्र के किया और फिर उसने एक वर्णन किया गुज्जर देश का। अपनी भाषा में क्या लिखा गुज्जर देश को? कुचीलो, जिसका मतलब गुज्जर देश। उसकी राजधानी लिखी पीलोमोलो यानी बीनमाल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बीनमाल गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी रही है। अब बात करते हैं भाई कि भाई इसको ये ही उपाधि क्यों मिली। तो अब बात बताओ।